बिहार एक ऐसा राज्य जहां अक्सर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते रहते हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी, शिकायतें सामने आती रहती हैं। यहां मरीज और उनके परिजन कई बार आरोप लगाते हैं कि अस्पताल में मिलने वाली मुफ्त दवाएं उपलब्ध ही नहीं होती है। जब जब उनसे फ्री दवाइयां मांगने जाओ तो कहते हैं खत्म हो रखी है। लेकिन अब बिहार से जो खुलासा हुआ है उसने सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि जांच में सामने आया है कि जिन जीवन रक्षक दवाओं को गरीब मरीजों तक पहुंचना चाहिए था, जिन दवाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बांटा जाना चाहिए था, वही दवाएं चोरी करके एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए दूसरे राज्यों और यहां तक कि बांग्लादेश तक पहुंचाई जा रही थी। और हैरानी की बात तो यह है कि यह कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में 20 से 25 लोग शामिल थे और यह धंधा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। अब इस नेटवर्क के सरगना की गिरफ्तारी के बाद ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी निगरानी व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने वैशाली जिले के हाजीपुर से नशीली दवाओं के बड़े कारोबारी और गिरोह के सरगना नीरज कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में नीरज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि पहले यह पूरा सिंडिकेट दिल्ली से चलाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने बिहार के हाजीपुर को अपना नया अड्डा बना लिया है। यहीं से पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मुख्य काम सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि पीएचसी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर केंद्रों से दवाओं को अवैध तरीके से निकाल करके उन्हें बाजार में बेचना था। इसमें प्रतिबंधित कफ सिरप, नशीली इंजेक्शन और सांप काटने पर इस्तेमाल होने वाली बेहद महत्वपूर्ण एंटी वेनम दवाएं भी शामिल थीं। जरा सोचिए, जिस एंटी वेनम इंजेक्शन की जरूरत किसी मरीज को सांप काटने के बाद तुरंत पड़ जाती है, जिस दवा के कुछ मिनटों की देरी भी किसी की जान ले सकती है, वही दवा अगर सरकारी अस्पताल से गायब हो जाए तो उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आरोप है कि यही खेल सालों से चलता आ रहा है। गरीब मरीज अस्पतालों में दवा ढूंढते रह जाते हैं और दूसरी तरफ वही दवाएं ऊंचे दामों पर दूसरे स्टेट्स में या नहीं तो सीधा के सीधा बांग्लादेश और नेपाल में पहुंचाई जाती है। पटना के सिटी एसपी परिचय कुमार के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा है और संगठित भी है। जांच में पता चला है कि पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में एंटी वेनम और कुछ विशेष कफ सिरप की भारी मांग रहती है। इस मांग का फायदा उठाकर यह गिरोह सरकारी दवाओं को अवैध बाजार तक पहुंचाता है। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क पिछले 4 से 5 सालों से सक्रिय था और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। दवाओं की चोरी से लेकर उनकी सप्लाई तक और बिक्री तक हर काम सुनियोजित तरीके से ही किया जाता था। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि यह कोई एक व्यक्ति का खेल नहीं है, बल्कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस धंधे को चलाने के लिए 3 अलग अलग स्तरों पर मजबूत चेन और टीम्स बनाई गई थी। यानी पूरा नेटवर्क किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा था, जहां हर व्यक्ति की भूमिका पहले से ही तय थी कि कौन दवाइयां उठा करके लाएगा, कौन उसे मार्केट में सप्लाई करेगा, कौन उसे बेचने की तैयारी करेगा, सब कुछ। पुलिस के अनुसार पहली चेन उन जगहों से जुड़ी थी जहां दवाओं का उत्पादन और वितरण होता था। दूसरी चेन पटना और आसपास के इलाकों में बैठकर यह तय करती थी कि प्रतिबंधित दवाओं को बाजार में कैसे खपाना है और किन रास्तों से उन्हें बाहर भेजना है। वहीं तीसरी चेन का काम था दवाओं को सुरक्षित रखना और उन्हें गोदामों तक पहुंचाना। इसके लिए ग्रामीण इलाके में गोदाम चुने जाते थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस का दावा है कि गोदाम मालिकों को इसके बदले मोटी रकम दी जाती थी। यानी सरकारी अस्पताल से दवा निकलने के बाद उसका पूरा रूट पहले से तय होता था। कहां रखनी है, कब भेजना है, किसके जरिए पहुंचानी है और आखिरकार किस बाजार में उस दवा को बेचा जाएगा, सब कुछ पहले से प्लान किया जाता था। और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक यह नेटवर्क पकड़ में ही नहीं आ पाया था। जांच में यह भी सामने आया है कि माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रमुख ट्रांसपोर्ट कंपनियों के माध्यम से दवाओं की खेप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजी जाती थी। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर सप्लाई को मजबूत बनाने के लिए ई रिक्शा और ऑटो चालकों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया था। आरोप है कि उन्हें सामान्य किराए से 1.5 गुना ज्यादा पैसा दिया जाता था ताकि वो बिना सवाल पूछे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते रहे।
अब सवाल यह है कि अगर यह नेटवर्क 4-5 साल से चल रहा था तो आखिर इतने लंबे समय तक किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या अस्पतालों में दवाओं का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखा जा रहा था? क्या स्टॉक की नियमित जांच नहीं हो रही थी? या फिर इस पूरे खेल में कुछ और लोग भी शामिल थे जिनकी भूमिका अब तक सामने नहीं आई? क्या सरकारी अस्पतालों में ही बैठने वाले डॉक्टर्स और जितने भी नर्सेज हैं वही इस खेल में तो शामिल नहीं थे? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। नीरज कुमार की गिरफ्तारी के बाद कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। इन छापेमारियों में अब तक करीब 20 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवाएं, नशीले इंजेक्शन और सरकारी एंटीवेनम बरामद किए गए हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत करती है कि नेटवर्क कितना बड़ा था और उसका कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था कि करोड़ों की दवाएं उनके पास से पकड़ी गई हैं। 20 करोड़ रुपए की दवाएं, यह कोई छोटा नंबर नहीं है। यह आंकड़ा खुद बताता है कि यह धंधा कितने बड़े स्तर पर फैल चुका था। और सबसे चिंता की बात यह है कि जिन दवाओं का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए था, वही दवाएं अवैध मुनाफे का जरिया बन चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में नीरज कुमार से पहले 7 और लोगों को भी गिरफ्तार किया था। अब नीरज की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूरे नेटवर्क की परतें खुलेंगी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सरकारी अस्पतालों से दवाएं बाहर निकलती कैसे थी, कौन लोग इसमें इनकी मदद किया करते थे और आखिर इस पूरे खेल से सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंच रहा था। इस मामले ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अगर सरकारी अस्पतालों से जीवन रक्षक दवाएं चोरी होकर बाहर जा रही थी तो इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ता होगा जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते थे। संभव है कि कई मरीज वहां पर पहुंचते होंगे और वही दवा बाजार से महंगे दामों पर उन्हें खरीदनी पड़ती होगी, क्योंकि अस्पताल में तो वो मुफ्त मिलनी चाहिए थी लेकिन वो मिली नहीं। तो ऐसे में समस्या तो सीधे मरीजों को फेस करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों स्तर पर जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बैंक लेन देन की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे अवैध कारोबार से कमाया गया पैसा कहां कहां पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद गंभीर है। एक तरफ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है जो लाखों गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, दूसरी तरफ वही दवाएं चोरी करके अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने वाला नेटवर्क सामने आया है। सरगना गिरफ्तार हो चुका है, करोड़ों की दवाएं भी बरामद हो चुकी हैं, कई लोग जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और कितने समय से सरकारी व्यवस्था को चूना लगाया जा रहा था। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ेगी और उम्मीद है कि इस अंतरराष्ट्रीय दवा तस्करी नेटवर्क के और भी बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन इसमें एक और बात आपको देखनी होगी कि यह सब कुछ कोई 4-5 लोगों की टीम या 20-25 लोगों की टीम बाहरी आदमी के जरिए नहीं हो सकता कि सरकारी अस्पतालों से करोड़ रुपए की दवाएं उड़ाई जा सके। उसके लिए कहीं ना कहीं उस सरकारी अस्पताल में ही इनके ऐसे लोग बैठे रहते होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी का चोला तोड़ रखा होगा, लेकिन उसी के भीतर वो सरकारी नौकरी के भीतर ही उन दवाओं को उठा करके इनको सप्लाई करते होंगे भारी कीमतों में और उसके बाद ही ये अंतरराष्ट्रीय बाजार बांग्लादेश नेपाल तक पहुंचते होंगे। तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है और राज्य सरकार को, पुलिस को और प्रशासन को, सबको मिलकर के उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।